आलस्य का प्रवेश आलस्य। हाँ हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने की पोस्ट 9 दिन चला 2.5 कोस। अब 9 दिन में 2.5 कोस के आसपास, 2.5 किलोमीटर के आसपास आपका सफर तय करना, अब कितना आलसी वो व्यक्ति रहा होगा। चरम पराकाष्ठा है। 9 दिन बहुत होते हैं भाई, और 24x9 आप आइडिया लगा सकते हैं, और आप केवल बस रखते हुए भी मतलब उससे फास्ट गति से पहुंच सकते हैं। लेकिन कहता है दूसरे ने जवाब दिया, अबे वो पोस्ती ना होगा, डाक का हरकारा होगा। डाकिया जो आता है, डाकिया आया, डाक लाया, डाकिया आया, डाक लाया रहे। अब एक डाकिए को बेचारे को किसी गांव में डाक बांटने में बहुत टाइम लग जाते हैं, कहते वो ऐसा ही रहा होगा, कोई ढीला ढाला आदमी। पोस्ती ने जब पोस्ट भी तो या तो कुंडी के उस पार या इस पार, एक बारी में 2 चेले लेटे थे। अब इस पार या उस पार, एक्सट्रीम सिचुएशन दोनों ही गलत होती हैं। लेकिन कहते हैं कि भाई अब ये ऐसे उदाहरण देते हैं जिसे आलसी भी शर्मा जाए। ये केवल व्यंग्य और हास्य के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कहता है एक बार हमारे 2 चेले लेटे थे। चेले जो शिष्य, जैसे उसमें 2 चेले हैं आपके। 2 चेले कैसे हैं, वो जो उसमें थे कि अंधेर नगरी में एक आपका गोवर्धन दास है, नारायण दास है, और दोनों में बहुत अंतर है। तो कहता है 2 चेले कैसे थे, लेटे हुए थे, और उसी राह से एक सवार जाता था। कोई भी आदमी किसी की सवारी जाती हो, कोई आदमी वहां से गुजर रहा हो, ये पहले जो ग्रामीण प्रदेश में लंबे रास्ते होते थे, शेल्टर हाउस होते नहीं थे, तो लोग सुस्ताने के लिए यात्राओं के सुगम साधन नहीं थे, तो लोग कहीं भी सड़क किनारे, किसी पेड़ के किनारे, किसी धर्मशाला में, सराय में, या कोई छांव देख के सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए लेट जाते थे। लेकिन यहाँ उदाहरण दूसरा है। कहता है एक सवार जाता था जहां 2 व्यक्ति लेटे हुए थे। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, ये पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल दो। अभी आपका आम का सीजन चल भी रहा था, आपको पता ही है। लेकिन जो यहाँ उदाहरण है कि अगर कोई पका हुआ आम डाली से टूट के अलग हो गए, किसी व्यक्ति के उस पे छाती पे गिर जाता है, तो कहता है कि वो आदमी इतना आलसी था कि भाई इसको उठाकर कम से कम मेरे मुंह में डाल दो। सवार ने कहा जी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आन पड़ा है, और हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस। अब जो भी आदमी था, राहगीर था, सवार था, उसे हैरानी होती कि यार कम से कम आज तो आपका छाती तक तो कम से कम इतना चलाई जाए कि आप उठा के अपने मुंह में डाल लें। अब ये केवल व्यंग और हास्य के लिए है। तो आप ये देखिए आलस्य की पराकाष्ठा है। और अब अगर आपने कोई चीज कभी याद कर ली तो आप यहाँ भी उसको प्रयुक्त कर सकते हैं कि जहां उद्यम की, हमने परिश्रम की बात की थी, उद्यम निश्चित न कार्याणि मनोरथई। अब मैं दोबारा आपको नहीं बोलूंगा, वो संतोष के रूप में बताया था कि कैसे हमने अपने उद्योगों को नष्ट कर लिया है। या आलस की इतनी पराकाष्ठा की अगर आम आपकी छाती पे पड़ा है तो आप उसे उठकर खा भी नहीं पा रहे। तो दूसरा बोला, अरे भाई साहब ये बड़ा ही आलसी है। अब ये आलसी कैसा है देखना, क्या उदाहरण देता है मजाक में। रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और ये पास ही पड़ा था, पर इसने ने हाँका। आपको बात समझ में आ गई होगी। भाई कुत्ता अगर आपका मुंह चाट रहा है तो बेवकूफ आप हो गया, आप उसे दुत्कार नहीं सकते, उठ के कहीं जा नहीं सकते, उसको भगा नहीं सकते। तो वो उसकी तुलना उसकी किस व्यंग और बुराई के माध्यम से करा कि आम उठाने की तो बात छोड़िए, ये इतना आलसी है कि रात भर अगर मेरा मुंह कुत्ता चाटता रहा तो भी इसने उसको नहीं भगाया। तो ये उसका भी गुरु है कहीं ना कहीं, आलस्य की पराकाष्ठा। जो आलस्य का प्रतीक आता है, जो मोटा आदमी जमाई लेता आता है, तो उससे भी बड़े बड़े आलसी यहाँ पर पड़े हैं। सच में किसी ने के वास्ते, सच में किसी ने कहा कि इस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। सुख केवल हाल मस्त, जैसे जिस हाल में पड़े हो आप उसी हाल में रह जाओ। आगे आएगा भी कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भाई संतोष में तो ठीक है ये, लेकिन आलस्य में ये चीज ठीक आपकी बिल्कुल भी नहीं है। आप कॉलेज के खुद चल के आए, आप वैंकी से पैदल, मेट्रो से उतर के, और आप आके घर भारी बैठ जा रहे, भाई थक लिए बिल्कुल, ये बंदर क्लास में कौन जाएगा। तो आपका हमारा सारा प्रयोजन व्यर्थ है पढ़ने पढ़ाने का। जिस प्रयोजन से आप आए अगर आपने वही अचीव नहीं किया तो ऑलमोस्ट बेकार है। तो ये आलसी भी जमाई लेता आता है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि कहते हैं, हाँ आम का उदाहरण देके और कुत्ता उसका मुंह चाटता था, दोनों के उदाहरण से बता दिया। उसी में मदमस्त है और उसे कोई भी काम शोभा नहीं देता।
जिस साल में पढ़ा है उसी में। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। हेलो, आ गया बेटे समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक ठीक है, आगे चलते हैं, कोई नहीं, बस आसानी, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अब भारतेंदु क्योंकि मूलतः कवि भी रहे हैं, जैसे अब आप और हम ध्रुव स्वामी पढ़ेंगे तो ध्रुव स्वामी में भी आपको छोटे छोटे गीत मिलेंगे, उसमें कोई विरह का, कोई करुण का, कोई प्रेम का, कोई श्रृंगार का। ऐसे स्कंदगुप्त नाटक में 16 गीत हैं। जब आप एमए में पढ़ेंगे स्कंदगुप्त को तो यहाँ भी पहले वो कहते हैं, को नत पकड़ मेरो हाथ 20 कोटि सूत फिर भी हाय, बहुत फिरत अनाथ, कभी सत्यानाश हो जाता है, धर के हमने लाखों ही वेश, किया चौपट ये सारा देश, कभी कोई दूसरा आता है। तो यहाँ वो आलसी जो है वो गजल गाता है, किस रूप में, क्या गाता है, हिंदू उर्दू मिश्रित, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा अच्छा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो जमीन पर मुझे आराम यही है, छेड़ो न नक्शे पा मिटाना नहीं अच्छा, उठकर घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, धोती भी पहने जब कोई गैर पहना दे, उम्रा को हाथ पैर हिला चलाना नहीं अच्छा, सिर्फ चीज भारी है इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीव बेचारी को सताना नहीं अच्छा, फाकों से मरिए पर ना कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं है अच्छी जमाना नहीं है अच्छा, सिजदे से घर भी सित मिले दूर कीजिए, धोखा जी सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। अब ये उर्दू मिश्रित, और अच्छी बात यह है कि भारतेंदु को हिंदू का, अंग्रेजी का, ब्रिज भाषा का इनका बड़ा ज्ञान था। घुमंतु व्यक्ति थे। 11 वर्ष की यात्रा में बैद्यनाथ की, चुनार की, लखनऊ की, सरयू की, और कई हमारे जो हरिद्वार की, कानपुर की, कई जगह की उन्होंने यात्रा की थी। और इसीलिए उनके ऊपर जो प्रभाव है, जैसे कबीर मानते जग कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी, तो आलस्य की पराकाष्ठा के रूप में कहते हैं कि दुनिया में किसी तरह भी हाथ पैर हिलाना अच्छा नहीं है। बेशक आप चाहे मर जाएं लेकिन उठ के आप कहीं नहीं जाएं। सारा दिन आप बिस्तर पर पड़े रहें, बिल्कुल चाहे लोथ की तरह, बंदर की तरह आपको धूम मचाना ठीक नहीं। और कैसे भी हो इतने स्थिति आ जाए कि उठ के अपने घर से यार के घर तक, यार में आपका दोस्त भी आ सकता है, आपका कोई माशूक भी आ सकता है, वहां तक में आप जा सकते हैं, वहां तक भी आप ना जाएं। लेकिन चाहे बेशक कहता है कि बेशक मौत आ जाए लेकिन दिल लगी किसी के साथ ठीक नहीं। और अपने जो जरूरी जो रोजमर्रा के जैसे आप और हम वस्त्र पहनते हैं, तो कहता है वो भी अगर कोई गैर पहना दे तो ठीक है, उसके लिए भी आपको हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं है। कहता है कि न सिर सिर थोड़ा जीभ की अपेक्षा हैवी होता है। कहता है इसे बेशक तकलीफ हो लेकिन जीभ को कहीं भी थोड़ा सा किसी काम के लिए चलाना, हालना बोलना डोलना बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल आप भूखे मर जाइए, फाके कीजिए, लेकिन आप कोई काम ना कीजिए। अब आप ये देखिए, वैसे आप व्रत और उपवास करते हैं तो वहां आपका एक रोजा करते हैं तो आपकी एक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद भी आप उस उपवास का या रोजे का या और किसी भी धर्म में जो करते हैं, उनका लोग बाद में वो अनुष्ठान करते हो, बाद में उसको खोलते भी हैं पूजा पाठ करके, जो भी आप अपना नमाज करके। लेकिन यहाँ यह है कि बेशक आप भूखे मर जाएं लेकिन कोई काम ना करें। कहता दुनिया भी अच्छी नहीं है, जमाना भी अच्छा नहीं है, और आप कुछ ना करें, दूसरों को आप दोष देते रहें। कहते सिजदे में अगर आपको सर में सिर झुका के जो करते हैं अल्लाह ताला की के उसमें शान में, कहता है उसमें आपको अगर स्वर्ग इत्यादि भी मिले, बेशक आपको नरक मिल जाए, लेकिन आपको सिर भी नहीं झुकाना चाहिए। अब इस तरह की चीजों पे किस तरह का व्यंग है वो किया गया है। और ऐसी स्थिति में कहता है कि बेशक चाहे हिंदुस्तान खाक में मिल जाए, हम काहिलों को क्या। अब काहिलों का मतलब केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, उस समय की जो भी जनता भारत में रहती थी। तो कहता है लेकिन हमें कुछ भी करना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आलस की स्थिति आ जाएगी तो बेशक भारत था, भारतवर्ष था, आर्यावर्त था, हिंदुस्तान था, बाद में जिसको आप इंडिया कहते हैं, तो वो तो आप जान सकते हैं कि कैसी स्थिति देश की हो जाएगी। अभी एक बार मैं एक विषय से हटता हूं, एक बार जानबूझ करके मेरे को कोई ध्यान में आ गया। जैसे हम अपनी संस्कृति को बहुत अच्छी बताते हैं, आज व्हाट्सएप पे कोई मैंने पढ़ा कि किसी देश का खिलाड़ी है कोई, तो एक कोई मतलब वो किसी रेस में, एक उसके साथ दूसरा धावक किसी दूसरे देश का था, उसको इंग्लिश और स्पेनिश दोनों ही नहीं आती। जरूरी नहीं है हर आदमी को हर भाषा आए। अभी ओलंपिक की घटना अगर आपने देखा हो तो, अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप उसको देखना।
मैं यूजली भेजता नहीं व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में, लेकिन उसको आपके पास भेजूंगा। तो वहां उस व्यक्ति ने, जो आदमी पीछे आ रहा था और जो पहले राउंड में काफी आगे निकला हुआ था, तो उसे लगा कि उससे टेक्निकल नहीं, इस आदमी को कुछ समझने में दिक्कत आई है और वो गोल्ड मेडल के लिए डिजर्व करता है। तो उस आदमी ने जो सेकंड आया, इब्सान या इब्सान, ऐसा कोई नाम है उसका, स्पेनिश धावक का, तो उसने उसको धक्के मार के लाइन पार करवाई। वो ये समझ गया कि इसको, इसने आके यहाँ इसको गलती से जो लाइन होती है क्रॉस लाइन, ये कंफ्यूज हो गया उसमें, एक्चुअल लाइन की बजाय पहले वाली को उसने वो समझ लिया। तो उस व्यक्ति ने, तो बाद में लोगों ने उसको कहा कि भाई आप वो ले सकते थे गोल्ड मेडल, और आपने ये क्यों किया? नहीं तो आदमी पीछे छूट जाए तो छूट जाए, आदमी को लगता है कि आई मस्ट बी फर्स्ट, आई शुड बी फर्स्ट। और मेडल बहुत बड़ी चीज होती है, ओलंपिक गोल्ड तो, ओलंपिक में कोई भी मेडल हो, मेडल ही होता है, लेकिन गोल्ड इज गोल्ड। तो उसने कहा कि मेरी माँ बचपन से मुझे ये संस्कार दे रही थी कि कभी ऐसा दिन भी आना चाहिए कि आदमी आदमी की इज्जत करे, मानवता की इज्जत करे। एक ऐसा कोई युग आए, कहता मैं गोल्ड तो ले सकता था, लेकिन मेरे माँ के दिए हुए संस्कारों को, कहता ये आदमी एक्चुअल में कंपटीशन का वास्तविक अधिकारी यही था, जीत का। और मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था, उसकी उस दुर्बलता का मैं फायदा नहीं उठाना चाहता था। तो अब आप ये देखिए, वो आदमी चाहे स्पेन का हो, इंग्लैंड का हो, ब्रिटेन का हो, आज भी कहीं ना कहीं मानवता में अच्छे आदमी हैं। यहाँ तो चलो आलस की बात आ गई, मैंने आपको पहले भी कहा था, केवल और केवल ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे देश में इस्तेमाल से रहे होंगे, लेकिन व्यंग रूप में नाटक लिखा है, तो हम ये मानते थे सुखार्थी कुतो विद्या, सुखार्थी कुतो आलस्य, कि जो व्यक्ति सुखार्थी है उसको कहीं भी आलस्य नहीं है, और जो आलसी है, आलसी को कुतो विद्या, उसको विद्या कहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या था कि आपको आलसी नहीं होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी सी भाई बदली हैं, धीरे धीरे ठीक भी होंगी। अब आप ही देख लीजिए, आपका और हमारी भी जो दिनचर्या, चलो मैं तो फिर भी मीन टाइम, जैसे कॉलेज में हम रेगुलर चले जाते हैं, लेकिन कई बार जैसे बच्चे, चाहे आप हो चाहे मेरे घर में आपसे छोटे या बड़े बच्चे हों, कई बार ये लगता है कि भाई बच्चों की लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज हो गई, रात को सोना, सुबह बिना नहाए धोए उठ के चुपचाप अपने स्क्रीन ऑफ करके बैठ गए। तो ये तो विद्या का प्रचार और प्रसार नहीं था, बट एनीवे ठीक है भाई, कोविड जैसी बीमारी के अंदर दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। दोबारा हम अपनी बात पे आ जाते हैं। अरे को नरप हो हमें क्या हानि, चेरी छोड़ी है अब हो हूं रानी। अब ये हो जाता है कि भाई भारत में अगर लोगों के ये भाव गए, फिर ये रामचरितमानस की पंक्ति है कि भाई कोई भी नृप हो जाए, इसमें मेरी क्या हानि है, और मैं तो नौकरानी रहूंगी, दासी रहूंगी, मैं कब हो हूं रानी, मैं कौन सी रानी बनूंगी, रानी महारानी तो कौशल्या एक ये बनेगी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और वो मंत्रा बाद में उसकी बुद्धि को किस तरह, केकई की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। तो अब आप ये देखिए, केकई की बुद्धि को ही भ्रष्ट नहीं किया पूरा का पूरा, हालांकि वो सरस्वती देवी की इच्छा थी, वाक देवी की। रामचरितमानस आपने पढ़ी होगी तो आपको आइडिया भी होगा। लेकिन हम ये मानते हैं, अगर हम ये सोचने छोड़, नहर हमारे करने से कौन सी जन क्रांति आएगी, छोड़ हमारे होने से क्या होगा, तो आज ये देश आजाद ही नहीं हुआ होता। एनीवे, तो कहता कि कौन छो कौन नृप हो हमें का हानि, चेरी छोड़ी नहीं हो रानी, कि आनंद से जन्म बिताना। अभी आनंद से जन्म बिताना आगे बहुत थोड़ा अजीब सा लगेगा मेरे को बोलते हुए भी, लेकिन मेरे को पढ़ना है। इसमें अगर आप आनंद की स्थिति मानेंगे तो वो नहीं होगा। आगे आएगा उठना बैठना खाना पीना मूतना हगना, एज इट इज जो शब्द प्रचलित है, भारतेंदु ने वही लिख दिए जो सामान्य हमारी घर परिवार में बातचीत में या समाज में शामिल होते हैं। तो कहता है आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। पक्षी कोई काम नहीं करता कि भाई उसको आरल्य में नौकरी करता है पक्षी। पक्षी ये नहीं है कि भाई जाके किसी ऑफिस में जाता है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि चींटी को कर्ण और हाथी को मन भगवान दे ही देता कहीं ना कहीं। चलो हाथी तो लोग पाल भी लेते हैं, सर्कसों में भी होते हैं, चिड़ियाघर में भी होते हैं, लेकिन जो वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, गुलामी, पंछी कोई काम नहीं करता, और दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम, सबको देने वाले राम है, भगवान है, प्रभु है, ईसा है, जो भी जिसको आप मानते हो। लेकिन मैं मानता हूं कि संतोष के लिए तो ये चीज ठीक है, अरे ठीक है भाई, जितना मिले उसी में आदमी संतोष करे। लेकिन हम ये सोचेंगे अरे खाली बैठे रहो कोई बात नहीं, तो वो चीज ठीक नहीं है। जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम। कहता है कि जो आदमी पढ़ता है वह भी मरता है, और जो नहीं पढ़ता वह भी मरता है। फिर दंत कटा कर्म किम कर्तव्यम, और फिर दांत काट काट के कट 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 कर करके व्यंग किया गया, जैसे आप और मैं बातचीत कर रहे हैं। अब मैं सोचू चलो यार ये तो ऑनलाइन है,
ओबी एग्जाम है, सब बच्चे पास हो ही जाएंगे, कोई कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो ये भाव न तो टीचर के रूप में मुझे शोभा देता है और न अच्छे विद्यार्थियों के रूप में आपको शोभा देता है कि चलो यार एक फॉर्मेलिटी सी है, 2 मिनट सर की क्लास अटेंड कर लें और छोड़, बस एक बार हाजिरी लग जाएगी। या मैं सोचूं चलो एक बार शक्ल दिखा दी और ये बता दिया बेटा ये 3 किताबें ये पढ़ लेना, कोई डाउट हो क्लियर कर लेना, ये 4 उसकी हेल्प बुक है। आप मेरे पढ़ाने की बजाय खुद पढ़ के उससे भी बेहतर नंबर ले जाएं, लेकिन क्या जो मेरा कर्तव्य है, जिस कर्तव्य के प्रयोजन है तो मुझे नियुक्त किया गया है, या जिस कर्तव्य के कारण आपके माँ बाप ने आपकी फीस भरी है, वो तो पूरा नहीं होगा ना। तो यही है कि हमारे कोर्डियल रिलेशन रहते हुए हमारा काम हो। एनीवे, तो कहता है जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत कटाकर किम कर्तव्यम, फिर दांत कटाकर क्या करना। भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी वैराग्य, रोजगार में सूद, रोजगार में सूद का मतलब मुनाफा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, सूद पे पैसे देना, और दिल लगी में गप, सबसे अच्छी। अब ये जात में ब्राह्मण, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म है, और भी दुनिया में बहुत धर्म है। अब हिंदुओं में ब्राह्मण कहते जी हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं भाई, सर्वश्रेष्ठ हो गए और हम तो शास्त्र के ज्ञाता, और आप बैठ जाओगे, वो अहंकार आपका ले डूबेगा। रावण जैसे व्यक्ति को उसके अहंकार ले डूबा। और भारतीय हिंदू तो कहते हैं कि ब्राह्मण भी कैसे हो गए थे उस समय, एक व्यंग किया गया है, ये नहीं था कि सारे ऐसे हो गए थे। तो कहता है जात ले जात ले जात ले, टके के वास्ते मैं भी अपनी जात बेचता हूँ, टके के वास्ते धोबी से ये कर दूं, टके के वास्ते ब्राह्मण से शूद्र कर दूं, और टके के वास्ते धोबी से क्रिश्चियन कर दूं। अपना वो धर्म भी माइग्रेट कर देता है, धर्मांतरण भी कर देता है पैसे के कारण। यहाँ वो व्यंग करके कहता है भाई जात में ब्राह्मण श्रेष्ठ, धर्म में वैरागी सन्यासी आदमी, और रोजगार में सूद, ब्याज पे पैसा, और दिल लगी में गप, गपशप मारना, गोसिप, कहता है ये सबसे अच्छी है। ठीक है, आती है बात समझ में, लेकिन आपको आपका काम तो करना ही होगा। रिलैक्स टाइम है, प्लेजर टाइम है, वो एक अलग होता है। अभी मैं आपको फोन क्लास ज्वाइन करके और सबसे कहने लग जाऊं चलो भाई कोई जोक सुनाओ, फिर दूसरे बच्चे को चलो भाई कोई जोक सुनाओ, एक दिन आप सहन कर लेंगे, दूसरे दिन कर लेंगे, तीसरे दिन हर हालत में ये लगेगा कि क्लास में मैं केवल अकेला रह जाऊंगा। आपको लगेगा जिस काम के लिए आप और हम जुड़े हैं उस काम के ऊपर बातचीत नहीं हो रही, देर इज नो ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ भी अगर इस तरह हम दिशाहीन हो जाएंगे, मानेंगे चलो यार बैठ के, पहले भी कहा था कि घर का नहीं सही तो मतलब रोजगार नहीं सही तो घर का ही सही, घर का नहीं तो सूद ही सही, सूद ही नहीं तो पेंशन ही सही, रोटी को ही सराह सराह कर खाते हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको भी धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगा, भाई रोटी मिल गई ना फ्री में बैठे मौज, तो उसी को लोग खुश माने। कल गूगल न्यूज में आया हुआ था कि हर 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए की कमाई अंबानी कहाँ से करता है, क्या क्या कितने परसेंट उसको मतलब इससे कम्युनिकेशन से मिलता है, कितना उसको फर्टिलाइजर से, कितना उसको केमिकल इंडस्ट्री से, उससे। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको आपका काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहते हैं बड़े बड़े समुद्र भी सूख जाते हैं। एनीवे, कहता है भाई घर बैठे जन्म बिताना। अब ये तो पराकाष्ठा है आलस्य की, अब वो कैसी थोड़ी सी भाषा अलग है। घर बैठे जन्म बिताना और न कहीं जाना और न कहीं आना, सब खाना, हगना, मूतना, सोना, बात बताना, ताना मारना और मस्त रहना, ये हमारी प्रवृत्तियों की तरफ इशारा कर दिया। अगर हम इस तरह हो गए कि केवल इन चीजों में, तो ये काम तो भाई पशु पक्षी भी कर लेते हैं, सीधी सी बात। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं। तो कहते हैं हगना, मूतना, सोना, बताना, बात बताना, ताना मारना, तान मारना, मस्त रहना, अमीर के सर पर क्या और सुरखाब का पैर होता है। अब ये सुरखाब जब मैं पहले पढ़ाता था तो मुझे भी इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब आपको मैं कैसे बताऊं, आप गूगल पे सर्च करना है। कहते हैं सुरखाब बड़ा सुंदर और बड़ा महंगा वो होता है पक्षी। अब उसमें भारतीय हिंदू ने लिखा, लेकिन अब मैं आपको नहीं बता सकता कि देखो आपने सुरखाब देखा होगा ना, आपकी छत पे देखा हो, ऐसे देखा हो। अब कई चीजें ऐसी हैं, जैसे अब वो चातक पक्षी है। अब वो चातक पक्षी को आप और हम एकदम से, नाम हमने खूब पढ़ा है कि वो स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है। तो कैसे प्रकृति के में भी भेद आ गया है पूरा का पूरा। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है कुटज। अब वो कुटज किस तरह का छोटा और कैसे अच्छा पौधा होता है, सुंदर, आप उसको कभी इन जनरल देखना। या अशोक के वृक्ष, अशोक के फूल, द्विवेदी जी का ही निबंध अशोक के फूल। जब इनको पढ़ाने लगा था पहले कभी किसी जमाने में, तो मुझे लगता था भाई अशोक तो मैंने देखा ही नहीं, अशोक के फूल कैसे होते होंगे, पढ़ाऊंगा क्या। अब तो चलो आप गूगल पे इमेजिन करके देख सकते हैं। तो इन जनरल जब आप देखते हैं, जब आप उस वृक्ष को नहीं जानेंगे, जैसे अब नीम को ही कह देगा, नीम का कह देगा, पीपल का पेड़ कह देगा, केले का कह देगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये वो पेड़, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो यहाँ सुरखाब का भी बहुत महंगा वो होता है पक्षी।
तो कहता कि अमीर के सर पे क्या सुरखाब का पर होता है, और सुरखाब के जो पर हैं वो बड़े महंगे होते हैं, जो कोई काम नहीं करे वही अमीर। तवनगिरी बदिलस न ममाल, दो ही तो मस्त है, या माल मस्त या हाल मस्त। एक उर्दू का है, कोई दूसरी भाषा का शब्द है ये, तो इसकी एग्जैक्ट हिंदी एक बार मैं इसकी वो देख लेंगे। तवंगरी बदिलस्त न बमाल, इसका, हाँ सॉरी ना, इसका वो मीनिंग यहाँ नहीं दे रखा भाई इसमें, इसका एक करके तो दे रखा था लेकिन इसका वो नहीं दे रखा फुट नोट में, तो इसको एक बार सर्च कर लेंगे, नहीं तो बीच में कभी जुनैद से पूछ लेंगे, जुनैद की उर्दू का पता होगा उसका। एनीवे लेकिन इसको अभी कंटिन्यू रखते हैं। दो ही तो मस्त हैं, या माल मस्त या हाल मस्त, या तो जिसके पास पैसा है वो, या जो जिस हाल में पड़ा है वो। अब ये स्थिति अगर आलस्य की आ जाएगी तो भारत दुर्देव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करता है। अब ये हमने इतनी बातचीत आपसे कर ली, हम पिछले आधा घंटे से बात कर रहे हैं कि आलस्य का प्रवेश। अब वो जो आलस्य प्रवेश कर रहा है, बीच में गजल गाता है, ये करता हुआ आता है। अब ये देखो, अब भारत दुर्देव के पास पहुंचा है। अब भारत दुर्देव के पास पहुंचा है तो भारतेंदु को इस बात का भी ध्यान था कि अगर उस व्यक्ति को आलसी का चरित्र दिया है तो उसी हिसाब से उसका वर्णन भी उन्होंने किया है। वर्णन करने का मतलब ऐसे ही लेट लतीफी करते हुए वहां अब भारत दुर्देव के पास पहुंचता है और जाकर उनके पास प्रणाम करता है। महाराज, मैं सुख से सोया था। अब अगले को अपनी शिकायत ही बताता है पहले कि महाराज मैं तो सुख से सोया हुआ था, जैसे कुंभकर्ण सो रहा था। महाराज मैं सुख से सोया था कि आपका आपकी आज्ञा पहुंची, ज्यों त्यों कर कर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। ज्यों त्यों करके, बस गिरता उठता बैठता बड़ी मुश्किल से आया हूँ। ये नहीं कि जी महाराज आपकी आदेश थी, सेवक हाजिर है। कहता जी बड़ी मुश्किल से ज्यों त्यों करके आपके पास पहुंचा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि कैसा रहा होगा ये। अब हुक्म, भारत दुर्देव तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निंद्रा से सबको अपने वश में कर लो। ऐसा नींद का प्रभाव डाल दो कि सब लोग तुम्हारे वश में हो जाएं। अब उसे भी प्रेरित करता, उसे भेजता कि भाई किसी तरह जाओ वहां पर भारत के अंदर। आलस्य, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ भर देते हैं, आप ही आप। अब आप ही आपका मतलब इंटरनल से कम्युनिकेशन चलता रहता है, कहीं आफत मोल ले ली, कहीं इसने मेरे को वहां भेज दिया, मैं तो बिना बात फंस गया। हाय रे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा। वो खुश नहीं है जैसे और सब भागते नाचते गाते जाते थे। तब चलो धीरे धीरे चले, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सरबस खाई भोग करी नाना, समर भूमि बा दुर्लभ प्राणा। फिर ये रामचरितमानस की पंक्ति। अब ये देखिए, वो अजगर करने चाकरी ये भी लिखते हैं, वो एक गजल भी लिखते हैं कि सिजदे में बेइज्जत भी मिले तो आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिए, दोखज ही सही, सिर का हिलाना नहीं अच्छा, धोती भी अगर कोई पहने गैर पहना दे। अब ये भारतेंदु का देखिए, आप भावभाषी ज्ञान भी देखिए, और इस भाषाई ज्ञान के साथ साथ भारतेंदु के व्यक्तित्व को भी आप देखिए। और रामचरितमानस की पंक्तियां साथ साथ भी चल रही हैं कि अरे लोग क्या सोचेंगे भाई, सब प्रकार की सुख सुविधाएं मौज लेनी थी, खान पान करना था, वो तो यहाँ किया। और समर भूमि में जब प्राणों की रुचि को जरूरत पड़े तो जाने से मना कर देना। तो कहता कि लोग क्या सोचेंगे, चलो समर भूमि व दुर्लभ प्राणा, अरे करने को देव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चलें। और ये क्योंकि आलसी आलस्य का प्रतीक है, कहता चलो जो जैसे होगा भगवान अपने आप करेगा, हमारी तो क्या इच्छा है, मतलब मेरे तो हाथ में क्या है, लेकिन ठीक है जो भी जैसा हो, तो कम से कम मुझे वहां पर चलना तो चाहिए। और ऐसी स्थिति करते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है, यही बात बुड़बुड़ाता हुआ। अब एक तो साफ स्पष्ट रूप से आप किसी से बातचीत करें, और एक आप अंदर ही अंदर बुड़बुड़ाते रहें, उन दोनों स्थितियों में भी आपके अंतर होता है। तो ऐसे बुड़बुड़ाता हुआ सा धीरे धीरे जाने का प्रयास करता है, जाता है, लेकिन उस मन से नहीं जाता, उस मनोवृत्ति से नहीं जाता। तो ये जो प्रतीक पात्र रखे हैं, चाहे बेशक वो रोग है, आलस्य है, संतोष है, निरुद्धमता है, महंगाई है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी भारत की दुर्दशा हुई होगी, कैसे तत्कालीन। और आज भी आपकी क्लास में उस दिन विपिन या किसी बच्चे ने कहा था सर ऐसी स्थितियां तो आज भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतेंदु आज भी प्रासंगिक हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को, आज भी बच्चे कम जुड़े हैं शायद क्लास में, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। यस हाँ सर। बेटा, ठीक है बेटा। हेलो
हाँ जी सर। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा, फिर कल बात करते हैं, ठीक है ना? और कल एक बार ये देख लेना है, कोई दरबार सर ने कोई पोस्टर भेज रखा है गांधी स्टडी सर्कल का, आपकी क्लास के उस बच्चे उसका टाइमिंग्स देख लेना। अगर वो 12 से 1 हुआ ना, उस दौरान मेरी क्लास नहीं होगी, उसके बाद मैं कर लूंगा, चाहे दोपहर में शाम को या फिर छुट्टी वाले दिन भी कभी कर लेंगे एडजस्ट, वो कोई इशू नहीं है। क्योंकि उस प्रोग्राम में मेरे को भी मतलब अटेंड भी करना है, और कुछ मेरा उसमें जो भी सर ने कोई ड्यूटी लगाई है वो भी मतलब मेरा दायित्व रहेगा उसमें। अगर वो 12 से 1 है तो, और अगर उस दौरान वो प्रोग्राम नहीं है तो फिर आई एम कंफर्टेबल, मैं अपनी क्लास टाइम के अकॉर्डिंग लूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। Okay, sir. ओके बेटा, खुश रहो। ठीक है बेटा, 5-4 मिनट में वो अटेंडेंस एक बार कोई भी बच्चा श्वेता या अंजलि ले लेते हैं, फिर बाद में मैं इसमें लीव कर जाऊंगा। मैं अभी म्यूट कर देता हूँ बेटे, ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, हो गया बेटे? ठीक है, क्योंकि मैं है ना इसको, क्योंकि अभी इसके ये मतलब मान के चलो कि ऑलमोस्ट आपका 70% हो चुका है, ये 2 अंक बचे हैं इसके बाद में, 5th और 6th। तो ये मैं नहीं चाहता कि एक दिन में, मैं नहीं तो इसका तो सारांश बताया था, आसान नाटक, कोई इसमें मुश्किल नहीं था, बट ये कि चलो एक बार हो जाएगा आराम से। ठीक है? ठीक है बेटा, ओके। Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू।